माशर जो है इसमें हम 10 मिसरों का बंद लेते हैं। यहाँ ये टेक्निक बहुत पुरानी है तो इसमें हम माशर में हमने 10 मिसरे लिए हैं एक बंद में। गुलजार मेरे दिल का ये इंतज़ार के मौजू पे लिखी है। गुलजार मेरे दिल का खिलाने के लिए आ जा के मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, मैं रूठ गई तुझसे बनाने के लिए आ, फिर मुझको गले अपने लगाने के लिए आ, फिर नाज मेरे दिल के उठाने के लिए आ, इस बज़ में तमन्ना को सजाने के लिए आ, फिर प्यार भरे दिल को मिलाने के लिए आ, बुझने को दिया है तो जलाने के लिए आ, ऐसा न कहीं हो कि मेरा दम ही निकल जाए, मैयत को मेरी देख कलेजा न दहल जाए। तो इस तरह से ये 10 मिसरे हमने लिए हैं। इसी तरह अगले उसमें भी हमने 8 मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ लेंगे, उनका रदीफ़ काफ़िया बदल जाएगा, पहले बंद जैसा नहीं होगा, अगले में बदल जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे जो 2 मिसरे और हम मज़ीद लेंगे, यानी 10 मिसरे एक बंद में आएंगे। उन 2 मिसरों का भी रदीफ़ काफ़िया उस बंद से मुताबिकत नहीं रखेगा बल्कि अलग हो जाएगा। तो माशर तक पहुँचते पहुँचते हमने देखा कि हम मसलत से शुरू हुए थे, 3 मिसरों की नज़म से शुरू हुए थे और उसके बाद हम 10 मिसरों के नज़म तक गए हैं और इसमें ये नज़म बंद की शक्ल में लिखी जाती है। और इसी तरह मसम्मत है, मसम्मत का मतलब ये होता है कि मसम्मत में तो आपके ये सारे मसलत से लेकर माशर तक यानी 10 मिसरों तक की बंद लिखे जाते हैं। आप चाहें तो मसम्मत में कितने भी मिसरों की नज़म लिख सकते हैं और उसको उनमें टेक्निक वही अपनानी पड़ेगी जो मैंने शुरू में बता दी है। इसी तरह तरकीब बंद आता है, ये भी इसी का हवाला है। इसी मसम्मत के साथ साथ हम जब नज़मों का जिक्र करते हैं तो ये ऐसी बंद है जिसके कई मिसरों का बंद होता है और हर बंद के बाद कोई बैत या मिसरा जो है बदलता जाता है, उसे तरकीब बंद कहा जाता है। इसके बंद जो आप लेते हैं वो आपकी मर्ज़ी पर मुनसर है, इन शायर की मर्ज़ी पर मुनसर है। चाहे तो वो 8 मिसरों का बंद ले ले, 7 मिसरों का ले ले, मतस्सा में लिख ले, मसब्बा में लिख ले, मसम्मन में लिख ले, मुसद्दस में लिख ले। तरकीब बंद में अपनी उसकी मर्ज़ी है कि बंद कितने भी मिसरों का ले ले, लेकिन उसमें जो वो एक मिसरा ले रहा है वो मिसरा जो उसने हर बंद के बाद अपने दोहराना है या बैत या मिसरा या पूरा शेर ले सकता है, वो अलग से जो वो लेगा वो बदलता जाएगा। ठीक है, तरकीब बंद में जो हम एक बंद के बाद जो मिसरा लेंगे वो बदल जाएगा। जैसे ये मैंने लिखा, नई नस्ल लोगों कहाँ जा रही है, शबो रोज़ उरियानियत छा रही है, अजब मसला है ये क्या खा रही है, ये पी क्या रही है, पिला क्या रही है, इन्हें देखने से हया आ रही है, वतन में ये तब्दीली क्या ला रही है, सितम अपने ऊपर ये खुद ढा रही है, यही कौम आँखों का तारा रही है, यही कौम रोशन सितारा रही है, यही कौम सबका सहारा रही है। अब आपने देखा कि इतने मिसरे हमने ले लिए। अब जो मिसरा ले रहे हैं जो तरकीब बंद में आ रहा है, मेरी कौम व मिल्लत को यारब बचा ले, हर एक कान पर है मोबाइल लगा है, हर एक कान पर ही मोबाइल लगा है, ये मगरिब में तोहफ़ा निराला दिया है, ये तोहफ़ा नहीं हमसे बदला लिया है, हमें दीन व सुन्नत से पीछे किया है, ख्याल तलावत कहाँ अब रहा है, ना ये सिद्क कोई न कोई सफ़ा है, नमाज़ों से इंसान पीछे हटा है, खुदा भी इन्हीं हरकतों से खफा है, ये किस शय का शैदा ज़माना बना है, फसू है कि जादू सहर कर दिया है, इसे गैर हाथों से यारब छुड़ा ले। अब जो हमने तरकीब बंद का एक मिसरा लिया हुआ है वो मिसरा हर बंद के बाद हमारा बदल जाएगा और इसी तरह ये पूरी नज़म आगे तक चलती जाएगी। बहुत लंबी है, फिर हम नेट पर आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों का तस्करा, पूरी बहुत लंबी नज़म है। तो इस तरह ये तरकीब बंद है और इसी तरह तरजीह बंद होता है। तरजीह बंद में ये होता है कि हम तरजीह बंद में तरजीह बंद में हमारा जो है जो भी बंद हम लें, जितने भी मिसरों का बंद लें, उसमें जो मिसरा या हम जो 2 मिसरे लेते हैं बंद ख़त्म होने के बाद उसको बार बार दोहराते हैं, या वो शेर दोहराते हैं बार बार या वो मिसरा दोहराते हैं। अगर हमने मिसरा लिया हुआ है तो उस मिसरे को दोहराएंगे और अगर हमने शेर ले लिया तो उस बंद के बाद तरजीह बंद में उस शेर को दोहराएंगे या मिसरे को दोहराएंगे। तो तरजीह बंद ये होता है। तो ये नज़मों की वो असनाफ़ हैं जिन पर हमारे शौरा लिखते रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी हैं जिन पर शौरा ने बहुत कम काम किया है और बहुत सी पे बहुत ज़्यादा काम किया है। इसके अलावा हमारी नज़म की जो दीगर असनाफ़ हैं मैं उन पर भी थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। जैसे तिरवीनी का मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया था। अक्सर मैं छोटे प्रोग्रामों में तो इन्हीं की बात करती थी, तो आज मैंने कोशिश की कि मैं उन असनाफ़ का जिक्र करूं जिन असनाफ़ का पर कभी किसी ने बात नहीं की और उन असनाफ़ का मैं जिक्र कर सकूं। तो वो मैं अभी उनकी तरफ नहीं गई हूँ। वो जो मैंने आपको हाँ, नज़माने वगैरह का मैंने जिक्र आपसे नहीं किया। देखिएगा कि नज़माने ये मोहसिन भोपाली साहब की इख्तरा है, मसनवी वगैरह में बता चुकी हूँ। नज़माने ये मोहसिन भोपाली साहब की इख्तरा है और हमारी कराची के बहुत मारूफ शायर हैं, बहुत उनकी कलाम मशहूर है। और उन्होंने इसमें कहा कि कोई भी वाक़या या अफसाना या अफसानचा जो होता है ना उसको नज़म कर किया जाता है, लेकिन इसमें रदीफ़ काफ़ी की पाबंदी उन्होंने नहीं रखी है। और मैं आप एक नज़माने छोटा सा सुना देती हूँ। कहीं भूख बैठी है डेरा जमाए, कहीं पर उदासी ने कब्ज़ा किया है, परेशानी है बाल खोले कहीं पर है प्यासे ज़मीं आसमां भी, कहीं पर तड़पती है खल्क़े खुदा भी, इलाही 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 ये कैसा ज़मा आ गया है, उतर कर फलक से ये इंसान कहाँ आ गया है। इसमें
जो है आपको बहर की पाबंदी का ख्याल रखना पड़ता है। और बहर जो है वो आज़ाद नज़्म की शक्ल में इसमें जो शुरू से लेकर आखिर मिसरों तक इसमें हमने टुकड़े इसमें हमने लिए होते हैं। तो ये नज़माने जो है मोहसिन भोपाली साहब की अख्तरा है। इसी तरह जो मैंने सोनेट का आपसे जिक्र किया था, तो सोनेट सिनफ जो सुखन थी ये अंग्रेज़ी अदब से हमारे यहाँ आई थी, और इसमें 14 मिसरे मैंने आपको बताए थे, पहले बंद में 8 और दूसरे में 6। और इसी और वो दोनों बंद एक दूसरे को बाहम जो है एक ही ख्याल को नज़म करते हैं। ये नहीं होता कि पहले बंद में ख्याल बदल जाएगा और अगले बंद में बदल जाएगा, नहीं। और इसके मुख्तलिफ मिसरे एक मुकर्रर तरतीब के साथ आते हैं कि इस तरतीब में हमने रदीफ काफिया कैसे बदलना है और कहाँ लेकर आना है और कौन सा मिसरा कहाँ आएगा, और मिसरों में भी हम कौन से मिसरे हम काफिया होने हैं। और उर्दू ज़बान में हमारे यहाँ अज़मतुल्लाह खान, उन्नीम राशिद और अख्तर शेरानी ने सोनेट जो है वो लिखे हैं। और मैं एक सोनेट सुना भी देती हूँ। मुहाफ़िज़ वतन के हवाले से मैंने अपनी फ़ौज को खराज अक़ीदत पेश किया है। हाँ रूहे ज़मीन पाक हो तुम गुल हो गुलिस्तां, तुम हो चमन हो तुम दरबा, तुम से है वतन हो निडर बहुत बेबाक हो तुमसे वतन की आन और शान। रदीफ काफ़ी बदल रहे हैं, तरतीब बदल रही है और मिसरे बदल रहे हैं कि किस तरह लिखना है। हाँ रूहे ज़मीन पाक हो तुम गुल हो गुलिस्तां, तुम हो चमन हो तुम दरबा, तुम से है वतन हो निडर बहुत बेबाक हो तुमसे वतन की आन और शान। जब तुमने कदम उठाया है दुश्मन को दूर भगाया है, तुम शान वतन हो जाने जान। सहरा तुमसे थर्राते हैं, है खाके वतन से प्यार तुम्हें, ज़ेबा है हर एक इसार तुम्हें, सब गुन ये तुम्हारे गाते हैं। हो तुम ही वतन के रखवाले, हो तुम ही चमन के रखवाले। 2 बंद हैं और दोनों बंद की एक तरतीब अलग है, और दोनों बंद में जो ख्याल पेश किया गया है वो ख्याल एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो उसी ख्याल तसलसल के साथ आगे बढ़ता है और वो अलग नहीं होता। तो इसी तरह आप मैं तिरवीनी का अगर जिक्र करूँ तो तिरवीनी इंडिया के गुलजार साहब ने ईजाद की थी, और उन्होंने इसको कहा कि 3 मिसरे की नज़में तो बहुत सी हैं, मैं भी उनका भी जिक्र चंद एक का करूँगी, सबका तो नहीं कर सकती। तो 6 मिसरी नज़में बहुत सारे शौरा की अख्तरा है, लेकिन बहुत सी तीनों मिसरों की नज़में आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और उनकी टेक्निक में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये मौज़ूआती एतबार से जो हमारे गुलजार साहब हैं इंडिया के, उन्होंने कहा कि ये मौज़ूआती एतबार से 3 मिसरों की ऐसी नज़्म होगी जो हर बहर में लिखी जा सकेगी। इसके औज़ान भी हर बहर में आप ले सकते हैं, कोई भी औज़ान इसके आप मतलब खुद कर लें, लेकिन जो तीसरा मिसरा होगा वो तासुर की तब्दीली के साथ सामने आएगा। तो ये वो अपने गंगा जमुना और ये जो हमारे उनके जो दरिया बहते हैं उनसे उन्होंने मुताबिकत कही है, और उससे मिलाकर उन्होंने कहा कि तीसरा मिसरा जो है वो चौंका देगा आपको, एक नया रुख लेकर सामने आएगा। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि दुनिया की दोज़खों में इंसान जल रहा है, जन्नत की हसरतों में खुदकुश भी पल रहा है, तहजीब का जनाजा शायद निकल रहा है। आपका वहम गुमान में नहीं था कि हम इसको किस मोड़ पर ले जाएंगे और तीसरा मिसरा किस तरह एक नई तब्दीली के साथ आपके सामने आ जाएगा। तो देखो सुखनवर की जागीरें कोने में लेकर बैठा है, कागज़ पर लिखी तहरीरें। आपने रदीफ काफ़ी की पाबंदी भी उन्होंने आप पर छोड़ दी है, तीनों मिसरों में भी ला सकते हैं, तीनों मिसरों में बगैर रदीफ काफ़ी के भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वज़न होगा, बहर भी वही होगी सेम। और जो है लेकिन तीसरा मिसरा इसका एक बिल्कुल नए अंदाज से आएगा। जैसे अब मैंने बगैर रदीफ काफ़ी का ये लिखा कि सिलसिला अपने अफकार इदराक का जाके मिलता है गौतम से सुकरात से, सिलसिला अपने अफकार इदराक का जाके मिलता है गौतम से सुकरात से, हम भी मुजरिम हैं सच्चाई के जहर दो। तो तीनों मिसरे बहर में है, लेकिन तीनों मिसरे में रदीफ काफ़ी की पाबंदी नहीं की गई, और एक तीसरे मिसरे की तरफ हम आगे चले गए और एक नई बात हमने सामने लेकर आ गए। तो ये जो है इस तरह से हम जो त्रिवेणी हम लिखते हैं। जो मैं सवालने का था, जो सवालने मेरी अख्तरा है, तो मैं सवालने के बारे में बता दूँ कि चूँकि तीनों मिसरे हम सारे बहूर में लिखे जाएंगे, औज़ान भी सब कोई भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और रदीफ काफ़ी की पाबंदी भी आप तीनों मिसरों में कर सकते हैं, ना भी करें तो भी कर सकते हैं, और रदीफ काफ़ी की 2 मिसरों में भी कर सकते हैं। ये पूरा एक तवील मजमून है जिसमें पूरी वजाहत की गई है, लेकिन जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि तीनों मिसरों में कोई ना कोई सवाल होगा, यानी 3 मिसरे सवाल के साथ आएंगे और सवाल ही में बैरुल सतूर आपका जवाब भी आ जाएगा। तो किस कदर बेरंग तस्वीरें हैं ये, कितनी लंबी गम की जंजीरें हैं ये, जुल्म सहने की ये खूब डाली है क्यों, किस कदर बेरंग तस्वीरें हैं ये, कितनी लंबी गम की जंजीरें हैं ये, जुल्म सहने की ये खूब डाली है क्यों। और ये है कबा ज़ीस्त की कौन बदलेगा अब, कबा ज़ीस्त की कौन बदलेगा अब, ये कोहराम बरपा है कैसा यहाँ, मसीहा अगर है तो है वो कहाँ। यानी तीनों मिसरों में सवाल आ रहा है और जवाब भी बैरुल सतूर आपको मिल जाता है। क्यों हुआ बेमोल जो अनमोल था, कितनी अर्जा हो गई जिनसे हयात, आदमी का भाव कितना गिर गया। और इसी तरह कौन तौकीर इंसान करेगा यहाँ, फसले गुल अब उगाने कहाँ जाएंगे, कैसे होगा बयाबा गुलिस्तां अब,
تو یہ ہے. اور جیسے مجھے کیوں کرب میں زنجیر کرنا چاہتا ہے, مجھے خود بہت پسند ہے یہ. مجھے کیوں کرب میں زنجیر کرنا چاہتا ہے, رلاتا رہتا ہے دن رات وہ آخر مجھے کیوں, وہ زیبی سے مجھے کیا میر کرنا چاہتا ہے. میر کا غم کا حوالہ ہے. تو یہ ہے. اسی طرح 3 مصروں میں کہیں کہ وحشت کہاں سے لائی روانی یہ آنکھ میں, کتنے سمندروں کا ہے پانی یہ آنکھ میں, کیا کیا نہیں ہے ظلم زمانی یہ آنکھ میں. اور تینوں مصریں دیکھ لیں سوال آ رہا ہے, اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سوال آ جائے تینوں مصروں میں اور پھر بات بھی واضح ہو رہی ہو نہیں تینوں مصروں کے درمیان. تو مسلوب ہوئی جاتی ہے سچائی یہاں کیوں, بے فیض ہوئی جاتی ہے دانائی یہاں کیوں, بے رنگ ہے اب ہر رخ زیبائی یہاں کیوں. اور خاک و آتش کی داستاں کیا ہے, روح اور تن کے درمیاں کیا ہے, مختصر کیا ہے بے قرار کیا ہے. دنیا کا یہاں ہوتا ہے کیسا نیلام, ہے کتنی انوکھی یہ خرید اور فروخت, کیوں بکتے ہیں انمول سے انسان بے دام. تو یہ سوالنے ہے, اور اس کے ہر مصرے میں سوال ہے اور بیل سطور اس میں جواب بھی آ جاتا ہے. تو یہ پھر ہائیکو جو ہے یہ جاپانی صنف ہے, اور اس کو 5-7-5 جو ہے اس کے سیلیبلس ہوتے ہیں, ان میں لکھی جاتی ہے. یعنی اس کو فیلن فیلن فا فیلن دوسرے مصرے میں 3, پہلے مصرے میں 2 دفعہ فیلن اور پھر فا آتا ہے. اور جب دوسرا مصرع لیتے ہیں وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, اس میں 3 دفعہ فیلن اور پھر فا آتا ہے. اور پھر تیسرا مصرع پھر پہلے مصرے کی پابندی کرتا ہے, فیلن فا آتا ہے. یہ جاپانی صنف ہے ہائیکو ہے, بہت زیادہ مشہور ہوئی پورے پاکستان میں, کیا ہندوستان میں بھی ہوئی. اور میں ایک آدھ سنا دیتی ہوں. ہر گھر روشن ہے جانے میرے گھر کا کیوں, سورج دشمن ہے. اور مجھے جو پسند ہے وہ کیسی مہنگائی, غربت سے تنگ آ کر ماں بچے بیچ آئی. تو یہ اسی طرح سے اور بھی ہیں. نام کے بھوکے ہیں منظر نامے کے شوقین آگے پیچھے ہیں, اور عدل کا یہ معیار مجرم کو آزادی ہے نہ کردہ کو دار. تو یہ جو ہے وہ ہائیکو ہیں. اسی طرح سینریو ایک صنف ہے جو ہائیکو کی فارم میں لکھی جاتی ہے. اس کا فارمولا وہی ہے, وزن وہی رہے گا جو ہائیکو کا ہم نے رکھا ہے, لیکن اس میں مزاح لکھا جاتا ہے. ان میں ہائیکو میں سنجیدہ مضمون لکھے, سینریو میں مزاح لکھا جاتا ہے. تو مزاح میں آپ کو ایک سنا دیتی ہوں. اچھا شاعر ہے عورت کو تکنے میں وہ کتنا ماہر ہے. اور اچھا شاعر ہے عورت کو تکنے میں وہ کتنا ماہر ہے, یعنی مزاح لکھا ہے. اب بچے کے لیے یہ بھی مزاح ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بچے کا تھا خواب ڈاکو ساتھ میں لے جاتے, کاغذ قلم کتاب. اور عورت چنگی ہے لیکن یورپ کی ناری آدھی رنگی ہے, اور جب بھی پکے دال پیٹ میں آنے لگتا ہے زوروں کا بھوچال. تو نمکین کلام ہے, مزاح لکھا جاتا ہے اس میں. اسی طرح چیسیاں ہیں, یہ امیر خسرو کی چیستاں سے مشتق ہے, اور یہ ایک 100 مصری نظم ہے. اور اس میں بھی جب وہی بہور کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. مجھ کو ماں کی دعائیں حاصل ہیں, دھوپ کہتی ہے آ کے سر پہ میرے, تجھ کو ساری گھٹائیں حاصل ہیں. اور میں اندر باہر ہلچل ہے, پوری ذات میں جلتھل ہے, اشک نہیں ہے آنکھوں میں, اور مجھ سے خالی مکان بولے گا, میں جو خاموش ہو گئی تو پھر بعد میرے جہان بولے گا. سہگانیاں یہ ہمارے محسن ناظم محسن ملیح آبادی کراچی کے ہیں, اور بہت ان کا کام ہے. ان کو خیام الاثر کا لقب دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ